नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। जो पीछे की क्लास थी, वो यूनिट नंबर 19 थी हमारी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और जिसको हमें बीच में इसको टर्मिनेट करना पड़ा। तो इसी वजह से ये जो होगा ये जो हमारी यूनिट नंबर 19 थी उसी का 19.1 पार्ट लेकर आए इसका, और इसी पार्ट में इसको हम पूरा कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जो हमारे 19.1 यूनिट के तहत होंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन बने, और जो 1857 में की जो क्रांति हुई और जो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि सर जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ना है, जो जिनका समय काल रहेगा 1862 से 1869 तक का। ये इनमें देखो, इनमें बीच में क्या हुआ। 1857 के विद्रोह के समय सर जॉन लॉरेंस जो था, ये पंजाब का गवर्नर था जब 1857 में क्रांति हो रही थी। देखो, गवर्नर तो भारत में उस समय जब क्रांति हो रही थी 1857 की, तो गवर्नर था यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये क्या था कि प्रांतों में ये गवर्नर नियुक्त कर दिए जाते थे, तो ये पंजाब का प्रांत का जो था ये गवर्नर था उस समय, और दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कारण स्वरूप से इसे भारत का रक्षक की उपाधि दी गई थी। इसी कारणवश इसे भारत के रक्षक की उपाधि भी दी गई। तो ध्यान रखना है कि भारत का रक्षक की उपाधि किसे मिली थी। तो भारत के रक्षक की उपाधि जो मिली थी वो सर जॉन लॉरेंस को मिली थी। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। देखो, उल्टा ही ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब देखो ये क्या, ये ब्रिटेन वाले क्या शांत लगाते, तो ये भूटान पर उल्टा आक्रमण कर देंगे अब। इसी बीच में देखो क्या होगा। 1866 में उड़ीसा तथा 1868 और 69 में राजपूताना एवं बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था इसी के समय में। इसके फलस्वरूप चैम्बरलिन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो उस समय जब अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो जॉन लॉरेंस ही उस समय भारत का वायसराय था। 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। जो टेलीग्राफ सेवा होती है उसका प्रारंभ हो गया 1865 में। तो 1853 में क्या हुआ, 1853 में भारत में रेल चल गई, वो भी बम्बई से थाने के बीच, डलहौजी के समय में। और इनके समय में क्या हुआ, लॉरेंस के समय में 1865 में भारत और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू हो गई। 1865 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। देखो, ये डेट, इस डेट से आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको 1866 भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे 1865 66 दोनों ले सकते हैं। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, कि अब ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसलिए हस्तक्षेप की नीति का ये पालन करते हैं यहाँ पर, जो शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगले गवर्नर बनकर आएंगे या वायसराय बनकर आएंगे लॉर्ड मेयो, और 1869 से 1872 के बीच का इनका समय काल रहेगा। तो 1870 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था, कि जो प्रांतों में पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया कि प्रांतों को भी बांट दिया जाए, तो वो जो सिद्धांत दिया गया था वो लॉर्ड मेयो के समय में ही निकल कर आया था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया इसी दौरान, और 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया गया। पंजाब का कूका विद्रोह इसी वर्ष दूसरी बार हुआ था, इसी के समय में, अर्थात ये कह लो पहले भी हो चुका था, और कूका विद्रोह वो अब दूसरी बार भी गठित हुआ। और राज्य रेड प्रणाली की शुरुआत भी की गई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही। उसी दौरान भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए 1872 में दो महाविद्यालयों की स्थापना की गई। एक तो काठियावाड़ के में राजकोट में महाविद्यालय बना, दूसरा अजमेर में मेयो विद्यालय बना। ये पूछ सकता है कि मेयो विद्यालय कहाँ है, तो मेयो मेयो विद्यालय जो है वो अजमेर में है। और जबकि एक राजकोट में या काठियावाड़ में, राजकोट में महाविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई इन्हीं के नेतृत्व में। तो इन्होंने अपने नाम पर ही कॉलेज भी खुलवाए थे। 1872 में एक अफगान शासक था जिसका नाम था शेर अली, ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो इनकी कहानी भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। और 1872 में, ये पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है कि 1872 में ही इन्होंने, या अंग्रेजों के समय की प्रथम जनगणना संपन्न हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना जो शुरू हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। तो जो सफल का श्रेय जाएगा वो होगी 1881, सफल जनगणना होगी, और वो होगी लॉर्ड
रिपिन के शासनकाल में, जिसको हम सज्जन रिपिन की भी संज्ञा देंगे। तो लॉर्ड मेयो के काल में ही प्रारंभ हुई, लेकिन ये पूरी तरीके से नियमित जनगणना नहीं थी, ये सफल नहीं हो पाई, बीच में इसे रोकना पड़ा। और इसी वजह से अब आप देखेंगे कि 1881 के बाद में प्रत्येक 10 वर्ष पर वर्तमान में भी जनगणना होती है। जैसे कि वर्तमान जनगणना में जो पीछे हमारे हमने जनगणना देखी थी वो 2011 की थी, अब कब होनी थी? 2021 की जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 में जनगणना पूर्ण नहीं हो पाई। कारण आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोरोना या कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, सब कुछ बंद करना पड़ा। तो इस तरह की कंडीशन बनी, लेकिन जनगणना के आंकड़े अब आएंगे तो लेट आएंगे, अभी तक 2023 के अंत तक ही आ पाएंगे। अब अगले जो वायसराय बनकर आते हैं वो बनकर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और 72 से 76 तक का इनका समयकाल रहेगा। इन्होंने क्या करा, देखो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की भ्रमण पर आए थे, और उस टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स थे एडवर्ड सप्तम। बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप में पद से हटा दिया गया इसी के समय में। उसमें 1874 में बंगाल एवं बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के निर्वाणार्थ बर्मा से चावल मंगवाया गया था। इसका मतलब ये था कि अकाल से निपटने के लिए या अकाल की समस्या से समाधान करने के लिए जो पीड़ितों के लिए चावल मंगवाया गया था वो बर्मा से मंगवाया गया। इसके द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप देखो, पीछे जो हमने गवर्नर देखा उसने हस्तक्षेप की नीति नीति अपनाई, जबकि ये क्या कर रहा है, हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा अब ये। के कारण भारत में उसे 1876 में क्या कर लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है, कि भारत से उसे वापस बुला लिया गया। नॉर्थ ब्रुक के समय में भी कूका आंदोलन जारी था, अर्थात जब तक ये वायसराय था इसके समय भी कूका आंदोलन चलता रहा। लगभग 50 कूका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया, मतलब तोप के आगे खड़ा करा और उनकी कहानी खत्म कर दी गई। फिर भी क्या हुआ, फिर भी आंदोलन जो था वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में आएंगे 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपिन, इन्हीं को सज्जन विपिन के नाम से जाना जाएगा। रिपिन ग्लेड स्टोन युग का, ये आप कह सकते हैं कि ग्लेड स्टोन युग का उदारवादी व्यक्ति था, अर्थात ये भारतीयों के हित में बहुत ज्यादा सोचता था, इसलिए इसे ग्लेड स्टोन युग की संज्ञा दी गई। जो भारतीयों को स्वायत्त शासन शिक्षा देना चाहता था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द ड्यूटी ऑफ द एज। द ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक वो लॉर्ड रिपिन द्वारा ही लिखी गई थी। इसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया 1881 में। इसके बाद 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पीछे लाया गया था उसको भी समाप्त कर दिया। इसने नमक कर को भी समाप्त कर दिया, तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण का विस्तार किया। तो वो आर्थिक विकेंद्रीकरण मतलब जो अर्थव्यवस्था थी उसका विकेंद्रीकरण कर दिया। उसका मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि हिस्सा सबको दे दिया गया उसके इनके द्वारा। तो वही यहाँ पर भी विकेंद्रीकरण की यहाँ पर नीति अपनाई गई। इसके समय में विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हंटर कमीशन, ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन जो 1882 में आया था वो शिक्षा से संबंधित था, जबकि हंटर कमीशन जो 1919 में आया था वो एक तरीके से आंदोलनकर्ताओं के बारे में था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इलबर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में रिपिन के समय में हुआ था। बिल वापस लेने के लिए रिपिन को विवश किया गया, जिसके बाद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसने त्याग पत्र दे दिया। वो बिल वापस नहीं लेना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर था, इसी वजह से वो बिल वापस न लेकर वो त्याग पत्र दे देते हैं। रिपिन के समय में अकाल संहिता की स्थापना की गई 1883 ईस्वी में, और 1883 से 85 के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों तथा नगर पालिकाओं का गठन किया गया। देखो ये तो हमारे पहले से अंग जो आप देखते हैं नगर पंचायत और आप देखते हैं ग्राम पंचायत, ये पहले से ही चले आ रहे थे अंग्रेजों के जमाने से, लेकिन हमने क्या करा, इनको 1991 92 में आकर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन करा हमने, उसके तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। मैसूर पर लगाए गए कुशासन के आरोप को हटाकर हड़पे गए राज्यों को उन्हें वापस लौटा दिया गया। जो कुशासन का आरोप लगाकर हड़पे गए थे उनको इन्होंने वापस लौटा दिया। रिपिन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि रिपिन को भारत का उद्धारक की संज्ञा जो दी थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। इसके कार्यकाल को भारत के में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है, क्योंकि इसने जितने भी कार्य किए थे वो भारतीयों के हित में किए थे। इसी वजह से इसे स्वर्ण युग की संज्ञा कहा जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के स्तर पर इलेक्शन होते हैं उन्हीं का इन्हें जनक कहा जाता है। भारतीय लोग रिपिन को सज्जन रिपिन के नाम से पुकारते थे।
श्रीपिन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, जो वर्तमान में भी कितनी है, वर्तमान में भी अब 21 वर्ष ही है। 1881 में प्रथम नियमित रूप से इसने जनगणना प्रारंभ करवाई थी। जो 1872 में हुई थी वो नियमित नहीं थी, वो नियमित ना होकर वो बीच में रुक गई थी। इसी वजह से जो नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ होगी वो 1881 से होगी। आगे नेक्स्ट आएंगे आपके वायसराय बनकर लॉर्ड डफरिन, और इनका जो समय काल रहेगा 1884 से 1888 के बीच का रहेगा। तो किसानों के हित की रक्षा के लिए इसने 1885 में बंगाल में टेनेसी एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों की जमीन छीन नहीं सकते। अब कि जमींदारों को जब जी करा जब किसानों से जमीन छीन ली। इस टेनेसी एक्ट के तहत अब ऐसा नहीं था। 13 फरवरी 1885 को लॉर्ड डफरिन ने बड़ी धूमधाम से महारानी विक्टोरिया का स्वागत किया, क्योंकि महारानी विक्टोरिया फिर से आई भारत दौरे पर, तो यहाँ पर बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया उनका। 1885 में ही स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई थी। तो लेडी डफरिन फंड की स्थापना कब की गई, तो 1885 में की गई। और 1885 में याद करो कुछ और भी हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, अर्थात 28 दिसंबर 1885 को आईएनए आईएनसी की स्थापना हुई थी। डफरिन के समय में ही 28 इसे आप 28 भी लिख सकते हैं, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई कांग्रेस की। इसी के समय में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई, जो बाद में क्या बनता है, जिसे आज हम एएमयू के नाम से जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लाहौर तथा इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1887 में। अगले जो बनेंगे वो हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका जो समय काल है वो 1888 से लेकर 1894 तक रहेगा। इसने मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा था, ताकि कुछ समाधान निकल सके, क्योंकि अफगानिस्तान को ये अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे अंग्रेज। 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। अर्थात ये आप ध्यान रखेंगे डूरंड रेखा जो है वो किसके बीच है, तो अब जो जो डूरंड रेखा है अब ये पाकिस्तान में है। हालांकि कुछ क्षेत्र है भारत का 90-95 किलोमीटर का, लेकिन वो अब ये जो डूरंड रेखा है ये भारत जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में देखने को मिलती है। और यदि अफगानिस्तान और भारत भी दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आखिर वास्तव में हिस्सा तो हमारा ही है। जो पॉक पीओके है वो आजकल क्या है कि वो वास्तव में हिस्सा तो हमारा ही है। हाँ ये है कि इलीगल तरीके से पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन एक ना एक दिन तो वापस लेना ही है, ये तो समय रहते देखा जाएगा। तो 1892 में इंडियन काउंसिल लाइन एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही पारित किया गया था। लैंसडाउन के समय में ही 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम लाया गया। विवाह के लिए एज जो थी वो एज ऑफ कंसेंटेंट एक्ट इन्हीं के समय में पारित किया गया था, और बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ये पारित हुआ था। जो एज का एक्ट जो पारित हुआ था ये बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। जैसे सती प्रथा का अंत जो हुआ था इसके प्रयासों से, वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और जो किया था वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड एलिंगो द्वितीय अगले वायसराय बनकर आते हैं, और 1894 से 1899 तक ये यहाँ पर रहेंगे। इन्हीं के कार्यकाल में पूना के प्लेग अधिकारी रेंड और एमस्टेड की हत्या दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने कर दी। इन दोनों भाइयों को चापेकर बंधु बुलाते थे, चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि चापेकर बंधुओं में कौन कौन आते हैं, तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर दोनों आते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1895 तक वायसराय बनकर रहेंगे। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आया। उसके पश्चात उसने कई सारे कार्य किए जो भारतीय सुधार और प्रगति के लिए नहीं अपितु साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लिए प्रेरित थे। अर्थात इन्हें अपना साम्राज्य का विस्तार करना था, केवल और केवल जो भारत में इनके द्वारा कार्य किए गए वो केवल इनका हित छिपा था, कि अपना क्षेत्र विस्तार ये किस तरीके से करें, या अपने साम्राज्य का ये विस्तार किस प्रकार से करेंगे, ये यहाँ पर देखना था। इनमें पुलिस सुधार, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र शामिल थे। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग का गठन भी किया था। 1901 में कॉलिन मैनक्रिन की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन भी किया, इसी के समय में हुआ था वो भी। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन ऑफ एक्ट पारित हुआ, तथा कर्जन ने भूमि सुधार हेतु 1900 में पंजाब में या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया, कि पंजाब की जो भूमि है उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, एक से दूसरे के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। 1902 में पुलिस सुधार हेतु
सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसके साथ ही पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीईडी जिसे बोलते हैं, सीईडी, अब वर्तमान में सीआईडी है, अब ये सीईडी था पहले। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ओ सॉरी, अभी भी ये सीआईडी है, इन्वेस्टिगेशन। अब ये सीआईडी का जो गठन हुआ था वो यहीं पर हो गया था 1902 के आसपास ही। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। रेलवे सुधार के तहत एक रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत रेल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार किया गया। कर्जन ने एक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की थी तथा एक नए प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का भी इसने गठन कर दिया। विदेश नीति को ढंग से संचालित करने के लिए कर्जन ने तिब्बत में यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक अभियान भेजा था, जो तिब्बत गया था, और जिसे यंग हस्बैंड अभियान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ से भी कोई खासा निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। 1902 में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार के लिए थॉमस रेले की अध्यक्षता में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यदि आप पीजी वगैरह कर रहे हैं एमए से, तो ये भी यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी का तो फेवरेट है, 20 में ही पूछा गया, वो सॉरी 20 में तो पेपर ही नहीं हुए, खैर 21 में ही पूछा गया और 22 में ही पूछा गया। 1902 में विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसे की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो अर्थात भारतीय अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया? तो 1904 में लाया गया था। 1904 में ही कर्जन ने सहकारी उधार अधिनियम पारित करवाया। अर्थात भारत में सहकारिता का जन्म कौन है? जन्मदाता कर्जन को ही कहा जाता है। जैसे सहकारी का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना। तो इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी होगी और निजी क्षेत्र भी होगा। तो पी और जी दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे आप वर्तमान में गवर्नमेंट का है कि दोनों के सहयोग से ही काम कर रही है। उसके बाद में साम्राज्यिक कृषि आयोग का गठन महानिरीक्षक के अधीन किया गया, जिसके जिससे भारतीय कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कृषि अनुसंधान के लिए उसने पूसा संस्थान की भी स्थापना की थी। वर्तमान में इस पूसा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कर्जन के समय में ही भारतीय टंकण पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधि ग्रह बन गया। एक तरीके से विधि ग्रह का मतलब कानून, और उसका मूल्य 15 रुपए निश्चित किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि उसका मूल्य कितना निश्चित किया गया, तो 15 रुपए निश्चित किया गया था। कर्जन इतिहास में पुरातत्व विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 कहा जाता है, और प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड की राशि निश्चित की। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की प्रेरणा प्रदान की। कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं या जो बहुत ही कमी से वस्तुएं मिलती हैं, उनकी रक्षा या उनके रखरखाव के लिए जो प्रांत थे उनको लिए उन्होंने संग्रहालय बनाने की प्रेरणा दी थी। कर्जन के समय में किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बनकर आया। इन्होंने देसी राजाओं के राजकुमारों को सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। कर्जन ने सभी सैन्य बटालियनों के लिए एक कड़े टेस्ट का प्रावधान किया था, जिसे किचन टेस्ट कहा गया था। इसके बाद किचनर व कर्जन के मध्य विवाद हो गया, जिस कारण कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ने कहा था कि वह वायसराय के पद से निवृत्त होकर कलकत्ता नगर निगम का महापौर होना पसंद करेगा, क्योंकि देखो इनमें भी इसका हित छिपा हुआ था, क्योंकि कलकत्ता जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था वो बहुत ही धनवान था, और ज्यादा से ज्यादा धन ये लूटना कहाँ से चाहते थे? जहां धन होगा वहीं से लूटा जाएगा। तो इसी वजह से ये फिर भी गेम खेलता है कि कलकत्ता का महानगर बनना पसंद करता है। कर्जन ने सेना को दो भागों में बांटा था। पहली उत्तरी कमान थी, जिसका मुख्यालय झारखंड को बनाया गया। दूसरी जो थी दूसरी जो कमान थी उसका मुख्यालय महाराष्ट्र को बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे यह महाराष्ट्र के पूना को बनाया गया, महाराष्ट्र में पूना था। 1905 में कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके कारण राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रवाद का अत्यधिक विकास और प्रसार हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। 1905 में ही भारतीय लोक सेवा मंडल की स्थापना की गई। भारत के विषय में कर्जन ने कहा था कि पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र नहीं मिलता। अर्थात भारत के विषय में कर्जन ने जो कहा कि पूर्व में एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, अर्थात इनको ट्रेनिंग के लिए कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
कर्जन के काल में आयोगों और अधिनियमों का काल कहा जाता है, अर्थात कर्जन के काल को आयोगों और अधिनियमों का काल, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम पारित हुए और बहुत सारे यहाँ पर आयोग भी बने थे। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया इसी के समय में। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 तक रहेंगे। तो 1905 में कर्जन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में मिंटो भारत का वायसराय बनकर आया। इसी के समय अक्टूबर में बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। तो ध्यान रखना कि बंगाल विभाजन हुआ कर्जन के समय में, लेकिन जो लागू करा था वो लागू करा था इसी ने, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। इसके कार्यकाल में तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई तथा उन्हें मांडले जेल में रखा था, और मांडले जेल में रहते ही तिलक ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य की रचना तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए ही की थी। भारत सचिव मार्ले के सहयोग से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, और जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत के क्या थे, वो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में ही प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन ये बच गया। जिसके परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को तो फांसी दे दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने बाद में आत्महत्या कर ली। तो राजनीतियों में या आप ये कह लो क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा या फांसी लगने लगने वाला व्यक्ति जो था वो खुदीराम बोस ही था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हो जाता है, अर्थात 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल प्लस गरम दल। तो नरम दल में कौन लोग थे? जो लोग शांति या अहिंसा का पालन करते हुए अपनी मांगे मनवाना चाहते थे वो नरम दल में हो गए, और जो गरम दल के सदस्य थे जो हिंसा के दम पर अपनी आजादी चाहते थे या अपनी बात ब्रिटिश सरकार से मनवाना चाहते थे उन्हें गरम दल के व्यक्ति कहा गया। जैसे गरम दल में आप देखेंगे लाल, बाल और पाल, एलबीपीपी। ये जो थे ये आप देखते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, इसीलिए इन्हें लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती है। तो ये गरम दल के नेता थे। उसके बाद हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक शासन करते हैं या वायसराय बनकर आते हैं। तो हॉर्डिंग के समय में ही 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1911 में स्थानांतर का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 1900 जब ये प्रस्ताव पारित हुआ उस समय समय 1911 का था, लेकिन जब इसे वास्तव में राजधानी बनाया गया तो उस वो समय था 1912। कुछ किताब कहते हैं 1911 है, कुछ किताब कहते हैं 1912, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो प्रस्ताव रखा गया था, पारित हुआ था, वो 1911 में हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से जो दिल्ली स्थानांतरित हुई राजधानी वो 1912 में हुई थी। दोनों घोषणा के संबंध में दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, क्योंकि 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे या भारत दौरे पर आए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में या इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में दिल्ली में इनका भव्य स्वागत किया गया था। दिल्ली दरबार के दौरान ही होर्डिंग पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों ने बम फेंका, किंतु यह बच गया था। इसी घटना के कारण दिल्ली दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। इसी कारण इन्हें दिल्ली षड्यंत्र केस के जो रास बिहारी बोस और इनके अन्य क्रांतिकारी सदस्य थे उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। लेकिन रास बिहारी घोष यहाँ से भाग जाते हैं, जापान चले जाते हैं। होर्डिंग के समय में ही फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल तथा गणेश विद्यार्थी की प्रताप जो पत्रिका थी इनका प्रकाशन होता है। ये पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। 1914 में होर्डिंग के कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब ये सवाल बना सकता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए होर्डिंग द्वितीय के समय में ही दिया गया था, अर्थात जो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था, इसका मतलब ये साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार देना था। अब ये भी ध्यान रखना कि यदि किसी भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो वो पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इसके साथ साथ ये एशिया के भी पहले थे। साहित्य के क्षेत्र में यदि किसी को पहली बार एशिया में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इनका समय काल रहेगा। इसके समय में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ, इसे क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, और इसी को ही काले कानून की संज्ञा दी गई, काला कानून, जिसके परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
जनवरी 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम लागू किया गया, जिसके आधार पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। प्रथम बार किसी भारतीय को प्रथम बार किसी भारतीय एसपी सेना को बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि बिहार भारत किस भारतीय को पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, तो एसपी सिन्हा को, जो बिहार के जिनको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया, जिसकी सदस्य दो भारतीय जियाउद्दीन अहमद, दो भारतीय थे, एक तो जियाउद्दीन अहमद और एक दूसरे थे आशुतोष मुखर्जी। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना में धोंदो केशव कर्वे द्वारा की गई और चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही की गई थी। उसके बाद में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो एक बार से क्या हो जाता है, फिर से ये दोनों गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी के समय में हुई, अर्थात खिलाफत आंदोलन जो हुआ और जो असहयोग आंदोलन हुआ, तो वो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, और जो असहयोग आंदोलन हुआ वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हालांकि जब मैं गांधी जी पढ़ाया था, मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया आपको। उसके बाद में अगले जो वायसराय बनकर आएंगे वो लॉर्ड रीडिंग आएंगे, 1921 से 1926 तक इनका समय काल रहेगा। यह भारत का वायसराय बनने से पहले इंग्लैंड का मुख्य न्यायाधीश था। इसके कार्यकाल के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आते हैं, फिर से प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए, और 1923 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन कराया गया। अर्थात पहले जो आईपीएस या आईएएस की परीक्षा के लिए देने के लिए लंदन जाना पड़ता था भारतीयों को, लेकिन अब क्या हुआ, अब दिल्ली में ही परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ने काम करना शुरू कर दिया इन्हीं के समय में। प्रमुख घटनाएं हुई इसके समय में, जैसे काकोरी कांड हुआ। तो ये जो हुआ था, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। और ये किसने लूटा था? एचआरए के सदस्यों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के व्यक्तियों ने इसको लूटा था। और एचआरए की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, और सचिंदर सान्याल, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और चोरी चौरा कांड हुआ। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड इसी के समय में हुआ। क्योंकि चोरी चौरा कांड जो था, ये किसके तहत हुआ था? ये असहयोग आंदोलन के तहत हुआ था। क्योंकि जब ये चोरी चौरा कांड हुआ कहाँ था, तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में जो हिंसक भीड़ थी, उसने एक थाने को आग लगा दिया, जिसमें कई सारे पुलिस जो लोग कर्मी थे वहां पर सब मारे गए। इसी कंडीशन को चोरी चौरा घटना नाम दिया जाता है, और इसी चोरी चौरा घटना से आहत होकर गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसी के समय में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है, और इसके अलावा सीआर दास की भी मृत्यु हो जाती है। इसी के कार्यकाल में इतना कुछ हुआ। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ इसी के समय में, जो बाद में क्या करते हैं, गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन से इस मोपला विद्रोह को जोड़ देते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था ये, किंतु बाद में इसने सांप्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया। और जब भी देखो कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जब आंदोलन में सांप्रदायिक हो जाएगा या आंदोलन उग्र हो जाएगा, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को भी मौका मिल जाता है। और वही काम अंग्रेजों ने किया यहाँ पर, तो आराम से इसको दबा दिया गया मोपाला को। इसके काल में केशव बलराम हेडगेवर ने नागपुर में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी के समय में हुई। 1924 में लोक सेवा आयोग के संदर्भ में ली आयोग का गठन किया गया। तो ली आयोग का गठन किसके संदर्भ में हुआ? तो लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हुआ था। और सेना के भारतीयकरण पर सुझाव के लिए सैंडहर्स्ट समिति की स्थापना की गई थी। तो इतना कुछ इसके समय में हुआ। उसके बाद मुद्रा व्यवस्था में सुधार हेतु यंग हैमिल्टन समिति का गठन किया गया। कि यदि पूछ ले कि अंग्रेजों के समय में मुद्रा में सुधार या मुद्रा व्यवस्था में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया, तो यंग हैमिल्टन समिति का गठन किया गया था। यह मात्र यहूदी गवर्नर जनरल था, या आप ये कह लो कि यह एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। इसी के काल में द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया, वो भी 1924 में। कि जो द्वैध शासन चल रहा था, क्या ये सही है या गलत है, तो इसी के मूल्यांकन हेतु मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया 1924 में। 1923 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत इंग्लैंड और भारत में एक साथ हो जाती है। अगले बनते हैं लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक ये वायसराय रहेंगे। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था? 1928 में। चला कब था? 1927 में।
आया, जिससे जिससे असहमति जताते हुए कांग्रेस द्वारा लखनऊ में एक सर्वदलीय सभा का आयोजन भी किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी 12 मार्च 1930 को हो जाता है। अर्थात जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन ही था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए पूर्व नहीं है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था कि अब हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें अपना ही अधिकार चाहिए पूरी तरीके से। इसी के समय में क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी लगवा दी जाती है। और जो भगत सिंह को जो दफनाया गया था वो दफनाया गया था एक जगह पड़ती है आपकी पंजाब में, फिरोजपुर। यहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। बटलर कमीशन की नियुक्ति इरविन के समय में की गई थी। इसका कार्य केंद्रीय सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंधों को अच्छा बनाने का था, कि किस तरीके से केंद्र और जो देशी रियासतें हैं उनके बीच में अच्छे संबंध बनाए जा सकें, इसलिए बटलर समिति का गठन किया गया था। इरविन के समय में दो अन्य घटनाएं घटित हुई, जिनमें पहली 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, जिसे कांग्रेस ने बहिष्कृत कर दिया, अर्थात कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। अर्थात ये ध्यान रखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में यदि कांग्रेस ने भाग लिया तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, और कांग्रेस में भी केवल एक व्यक्ति थे, वो थे महात्मा गांधी। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक इनका समय काल रहेगा। तो दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, और वेलिंगटन के समय में ये क्या हुआ था, लंदन में हुआ था। देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित हुए थे, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, तथा 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता क्यों हुआ? क्योंकि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें क्या हो जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो एससी लोग थे या जो एसटी लोग थे, इनको सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की जो निर्वाचन की मांग थी अंबेडकर की, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि 1909 में मुस्लिमों को बांट दिया गया, 1919 के अधिनियम में सिखों को बांट दिया गया। अब जो ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, अब ये इनमें से एससीओ को भी बांटना चाहते थे, तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। और इसी बात को लेकर 1932 में, अर्थात 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। तो ये इनका कारण था। हालांकि बाद में ये गांधी जी की बात अंबेडकर मान जाते हैं, बहुत ज्यादा बहस होने के बाद में जब जाकर ये मानते हैं, लेकिन ये मान लो कि मन से नहीं मानते। हाँ, एक ये कह सकते हैं कि बस एक समझौता हो जाता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इनके समय में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। अच्छा देखो, भारत शासन अधिनियम जो आया था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो निष्कर्ष निकल कर आया, वही क्या था, वही भारत शासन अधिनियम था। अच्छा, ये भारत जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये क्यों हुए थे? क्योंकि जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में इंग्लैंड की सरकार को, वो ही इनका नतीजा था कि इन पर जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1930 में, इस पर चर्चा के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, और इन्हीं का ही परिणाम निकला भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीयों पर थोप दिया जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना इसी के समय में की गई। कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, जिसे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। फिर अगले वायसराय बनते हैं 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिंथिंगो। इनके समय में ही भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1936 में, 1937 में 11 प्रांतों में हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे, 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, जबकि 3 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, और जो बचे आपके 3 प्रांत, उनमें अन्य लोगों की सरकारें बनी थी। ध्यान रखना कि जो 1937 में आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, तो 8। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी थी वो बनी थी 5 प्रांतों में। इसके कार्यकाल में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जो 51वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसी के समय में, जो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं, किंतु कांग्रेस में होने वाले विवाद के कारण उनकी अध्यक्षता, वो अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक नए दल के रूप में कर देते हैं। इसमें हुआ क्या कि देखो, दो व्यक्ति चुने गए, एक तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, दूसरी तरफ से गांधी जी के शिष्य खड़े थे पट्टाभी सितारमैया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ अध्यक्ष पद के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सितारमैया को हरा दिया और इसी वजह से गांधी जी कहीं ना कहीं दुखी थे। और इसी दुखी से क्या होता है कि विवाद खड़ा हो जाता है यहाँ पर, और जब विवाद खड़ा हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्षता के पद से त्यागपत्र दे देते हैं और ये यहाँ से हटकर अलग दल का निर्माण कर देते हैं, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम से जाना गया। लॉर्ड लिंथिंगो के समय में ही 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने एवं भारतीय राजनीति की समस्या सुलझाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकलता तो है नहीं, जिसे गांधी जी ने किसी दिवालिया हो रही बैंक का उत्तरदायित्व दिनांकित चेक कहा था। अर्थात ये मान लो कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक जो कहा था गांधी जी ने, वो इसी को कहा था। अर्थात ये एक ऐसा चेक है जिस पर कोई डेट ही नहीं डली हुई, अर्थात ये कभी भी इसे कैश नहीं कराया जा सकता। इसके समय में 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी के समय में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो दिन मुक्ति दिवस के रूप में दिन मनाया, वो 22 दिसंबर 1939 का था। गांधी जी हरिजन पत्र 25 जून 1940 को प्रकाशित करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो हरिजन पत्र प्रकाशित हुआ गांधी जी का, वो 25 जून 1940 को प्रकाशित हुआ था। अर्थात ये भी ध्यान रखना कि हरिजन पत्रिका जो संपादित की गई थी, वो गांधी जी के द्वारा ही संपादित की गई थी। 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल थे, ये बनते हैं। उन्होंने 8 सितंबर 1941 में घोषणा की कि अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। अर्थात ये जो अटलांटिक चार्टर था, ये सभी जो ब्रिटेन के औपनिवेश थे उन सभी पर लागू हो रहा था, लेकिन ये भारत पर लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करना ही इनका एक लक्ष्य रह गया था, क्योंकि ब्रिटेन दूसरा विश्व युद्ध हारना नहीं चाहता था और बिना भारतीयों के सहयोग से दूसरा विश्व युद्ध जीता भी नहीं जा सकता था। लॉर्ड लिंथिंगो के समय में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। अगले बनते हैं लॉर्ड वेवेल, 1943 से 47 तक रहेंगे। तो भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में वेवेल प्लान की घोषणा की गई, जिसके आधार पर शिमला समझौता हुआ। लेकिन ये भी शिमला समझौता ही पूरी तरीके से फेल कर जाता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता इसका भी। मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन की संज्ञा दी गई। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन करना था। और कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करके मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अर्थात जो कैबिनेट मिशन के तहत बातें रखी गई थी, वो कांग्रेस ने तो स्वीकार कर ली, लेकिन मुस्लिम लीग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। इसी वजह से मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की बातों को नहीं मानना चाह रही थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो मेन थे जिन्ना, वो अड़े हुए थे कि हमें पाकिस्तान ही चाहिए। वेवेल के समय में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा प्रधानमंत्री जो बने वो क्लीमेंट एटली बने थे। और इन्होंने इलेक्शन से पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आजाद करेंगे। और इसी वजह से जून 1948 तक भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाएगी। किसने घोषणा करी? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। यदि ध्यान रखना कि यदि विंस्टन चर्चिल फिर से प्रधानमंत्री बनकर आ जाता, तो भारत हो सकता है कि 1947 में आजाद न होकर बाद में आजाद हो पाता। वेवेल के कार्यकाल में वायुसेना व नौसेना विद्रोह की घटनाएं हुई थी। और इसी के समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए गए थे। अर्थात 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा, और जो जिस पर उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो परमाणु बम गिराया गया था, वो यहाँ पर गिराया गया। उसके बाद में जस्ट 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को 1945 को ही नागासाकी पर फैटमैन फैटमैन यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया। अर्थात 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद में ही जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण करते ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि यही महाशक्ति थी एक दूसरे विश्व युद्ध में, एक ओर से
धुरी राष्ट्रों में एक यही सबसे बड़ी मेन पावर थी। और जब ये हार जाती है, जब ये जापान आत्मसमर्पण कर देता है, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और ये बम जो गिराए थे, ये किसने गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पर? ये गिराए थे अमेरिका ने, अर्थात यूएसए ने। क्यों? क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर कर, अचानक पर्ल हार्बर पर अटैक कर कर यहाँ पर इसके अमेरिका के यहाँ पर बहुत से सैनिक मारे गए थे। इसी वजह से अमेरिका ने इस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे। अगले बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम होंगे ये 1947 से जून 1948 तक ये रहेंगे। यह भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो ध्यान रखना इसका कि भारत का अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। और यदि वो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, तो वो बनेंगे राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान रखना इस चीज को। तो भारत से पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन की 3 जून योजना या बाल्कन योजना के आधार पर होता है। अर्थात भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र जो बने थे, वो माउंटबेटन योजना के तहत ही बने थे, जो 3 जून को लाई गई थी। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए वन मैन आर्मी की संज्ञा दी थी। अर्थात वन मैन आर्मी किसे कहा जाता है भारत में? तो गांधी जी को। ये संज्ञा जो दी थी, ये किसने दी थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही दी थी। भारत पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा का निर्धारण का गठन किया गया, या उस आयोग का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की थी। इसी वजह से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्योंकि रेड क्लिफ व्यक्ति ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींचने का दायित्व निभाया था। इसी वजह से इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया। अर्थात देखो, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है, वो 14 अगस्त 1947 को मनाता है। और जो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वो 15 अगस्त 1947 को मनाता है। तो दो यहाँ पर राष्ट्र बन जाते हैं। नोट, माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान के निर्मित व लागू होने तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहे। साथ ये ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो आपके थे राजगोपालाचारी। अब देखो, ये जो सवाल है ना, ये वाला, आज है तारीख 15 है। तो 15 अगस्त को ही जो पैट का पेपर होगा फर्स्ट मीटिंग में, यही सवाल पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो राजगोपालाचारी हुए थे। तो ये जो नोट है, ये आप इसको स्टार लगा कर रखना, हो सकता है तो इसे 4 स्टार रख लेना। ठीक, तो ये हो जाता है जी आपका हिस्ट्री समाप्त। अब हमने देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, या फिर हम ये कह लें एंशिएंट पढ़ी, मॉडर्न पढ़ी, और फिर हमने वो मिडेवल पढ़ी, और हमने मॉडर्न पढ़ लिया। तीनों की तीनों हिस्ट्री हमने, जो एंशिएंट, मॉडर्न और मिडेवल है आपकी, वो तीनों की तीनों कवर हो जाती हैं आपकी यहाँ पर। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, या फिर आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको लगता है कि इसकी कंप्लीट पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, मेल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मेल करके बता सकते हैं कि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहाँ पर वो सेंड कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, तो वो भी आपके अपने एड्रेस पर 8 से 10 दिन के बीच में पहुंचा दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको मेल करना ही होगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।